हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हमने प्लस टू का राजनीति विज्ञान का एक यूनिट की थी, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां। उसके अंदर हम चुनौतियां पढ़ चुके हैं। जो हमारा जो भारतीय लोकतंत्र है, जो इंडियन डेमोक्रेसी है, उसके जो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है वो, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, हमने क्षेत्रवाद वगैरह, भाषावाद, जो भी हमारे देश में समस्या पाई जाती है, चाहे वो धर्म से संबंधित हो, चाहे वो जाति, भाषा, क्षेत्र, ठीक है, या राजनीतिक प्राधिकरण, या जो करप्शन होता है उससे रिलेटेड हो, वो टोटल हम लगभग जो उनके समस्याएं थी, प्रॉब्लम्स थी, उनको हमने चर्चा की थी। का अर्थ भी पढ़ा था, उसके जो कारण रीजन पढ़े थे हमने। उसके बाद उसके जो दुष्परिणाम थे, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, वो भी हमने पढ़े थे, यानी डीमेरिट्स, इसके बारे में हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने उसको दूर करने के उपाय भी हमने पढ़े थे। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट आगे टॉपिक आता है गठबंधन की राजनीति। हमारा जो क्या है, गठबंधन की राजनीति। ये गठबंधन क्या होता है, देखो बहुत ही बढ़िया है। और आप जब ये समझोगे ना, तो आपको वास्तव में राजनीति के बारे में बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से नॉलेज मिलेगा अभी क्या होती है राजनीति। ठीक है, देखो हम एक बात करते हैं, हमने पढ़ा था संसदीय शासन प्रणाली। इंडिया में क्या है, संसदीय शासन प्रणाली, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो ब्रिटेन से लिया गया है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी सरकार बनती है ना, जो गवर्नमेंट बनाते हैं, सरकार चलती है, वो बहुमत से चलती है, यानी विश्वास से चलती है। कि कोई भी राजनीतिक दल, पॉलिटिकल जो पार्टीज होती है, जब तक उसको बहुमत नहीं मिलता, तो जितनी सीटें हैं हमारे, उसका बहुमत निश्चित होता है, इतनी सीटें उसको चाहिए सरकार बनाने के लिए। अगर वो प्राप्त नहीं होते, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो सरकार नहीं बना सकती। इसका मतलब बहुमत के बिना सरकार नहीं चलाई जा सकती। अब बात यहाँ आती है, देखो चुनाव के बाद, इलेक्शन के बाद, या तो किसी एक दल को किसी एक दल को बहुमत मिल जाए, पूर्ण बहुमत, यानी सरकार बनाने के लिए जितने सीटें चाहिए उतनी सीटें प्राप्त हो जाए, फिर तो वो दल सरकार बना लेगा। फिर तो कोई मैटर ही नहीं है, कोई समस्या ही पैदा नहीं है। राष्ट्रपति सीधा क्या करेगा, उस बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बना देगा, और जो मंत्री परिषद है उसका गठन हो जाएगा। कोई समस्या पैदा नहीं हुई। समस्या तब पैदा हुई जब किसी दल को बहुमत नहीं मिलता, किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता। जब एक दल को बहुमत मिल जाता है, सरकार चलाने के लिए जितनी सीटों की आवश्यकता होती है उतनी सीटें प्राप्त हो जाती है, फिर तो वो सरकार बना लेता है। लेकिन जब एक दल को उतनी सीटें नहीं मिल पाती जितनी वो सरकार बनाने के लिए आवश्यक होती है, पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, ऐसी स्थिति में फिर एक से ज्यादा दल मिलकर, एक से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं। एक से अधिक दल मिलकर क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं। इसका मतलब वो आपस में समझौता करते हैं, क्योंकि विरोधी दल होते हैं वो, क्योंकि सब जितने भी राजनीतिक दल होते हैं ना, उनके विचार अलग अलग होते हैं, उनके सिद्धांत अलग अलग होते हैं। अब उनको मिलाना तो मुश्किल तो होता है ना। जब इनको मिलाएंगे, फिर उनको एक साझा कार्यक्रम तैयार किया जाता है। मान लेते हैं 3 दल मिल गए, 3 दलों ने मिलकर सीटें पूरी की है, और सीटें पूरी करने के बाद देखो तीनों के विचार तो अलग अलग थे, क्योंकि जो भी राजनीतिक दल का गठन होता है वो अलग विचारों से गठन होता है। उनके सिद्धांत नियम अलग होते हैं, उनके उद्देश्य अलग होते हैं, उनके कार्यक्रम अलग होते हैं। फिर क्या करते हैं, वो तीनों दल मिलकर एक समझौता करते हैं और एक साझा कार्यक्रम तैयार करते हैं। साझा नहीं, इकट्ठा एक साझा कार्यक्रम मिलकर समझौता करके एक मिली जुली या गठबंधन की सरकार बनाते हैं, जिसको बोलते हैं गठबंधन की राजनीति। यानी फिर वो एक से अधिक दल मिलकर क्या करते हैं, गठबंधन करते हैं, गठबंधन। और गठबंधन करके क्या चलाते हैं, सरकार चलाते हैं, और इसी सरकार को बोलते हैं मिली जुली सरकार। यानी मिली जुली होती है, एक दल की सरकार नहीं होती। एक दल को बहुमत मिलता है तो एक दल की सरकार होती है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जब सर बहुमत नहीं मिलता, फिर वो गठबंधन करते हैं, समझौता करते हैं, एक साझा कार्यक्रम तैयार करते हैं, और एक मिली जुली सरकार का निर्माण करते हैं, यानी गठबंधन बनाते हैं। अब जो ये गठबंधन होता है ना, ये 2 प्रकार का होता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। गठबंधन 2 प्रकार का होता है। एक गठबंधन होता है चुनाव से पहले का गठबंधन।
और एक होता है चुनाव के बाद, चुनाव के बाद का गठबंधन। एक तो क्या करते हैं, चुनाव होने से पहले ही अपना कुछ पार्टियां मिलकर गठबंधन बना लेती है और वो फिर मिलकर चुनाव लड़ती है। देखो जो पार्टियां थी उन्होंने एक गठबंधन बनाया, फिर वो मिलकर चुनाव लड़ती है, उसे बोलते हैं चुनाव से पहले का गठबंधन। एक चुनाव होने के बाद जब किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, फिर वो मिलकर सरकार चलाती है, उसे बोलते हैं चुनाव के बाद का गठबंधन। एक तो चुनावों से पहले ही बनाया, वो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, उसे तो बोलते हैं चुनाव से पहले गठबंधन। एक चुनाव होने के बाद जब किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, फिर वो सरकार बनाने के लिए क्या करते हैं, आपस में गठबंधन करते हैं, मिली जुली सरकार का निर्माण करते हैं, उसे बोलते हैं चुनाव के बाद का गठबंधन। ठीक है, ये तो होता है जब देखो चुनाव के बाद का गठबंधन करके क्या करते हैं, वो सरकार बनाते हैं, सरकार बनाते हैं। और जो विरोधी होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपना गठबंधन तैयार कर लेते हैं, है ना। वर्तमान में जैसे बीजेपी की सरकार है केंद्र के अंदर, तो कांग्रेस ने अपना एक गठबंधन बना रखा है, यानी कुछ पार्टियां मिलकर उसका विरोध कर रही है। ठीक है, यानी वो फिर विरोधी होते हैं, वो भी अपना गठबंधन, यानी जो विपक्ष में जो पार्टी होती है, तो पक्ष में होती है जो कांग्रेस जैसे बीजेपी है वो अपनी सरकार चला रही है, एक विपक्ष में होती है जिनको बहुमत नहीं मिला था, इसके उनकी सरकार नहीं बन पाई थी, सीटें कम थी उनके पास, फिर वो गठबंधन बनाकर क्या करते हैं, उनका विरोध करते हैं। यानी ये होता है गठबंधन की राजनीति। बात समझे ना। तो गठबंधन जब किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, ऐसी स्थिति में बहुमत तो चाहिए, देखो बहुमत के बिना सरकार नहीं चलाई जा सकती, ये तो क्लियर है। अब बहुमत नहीं मिलेगा तो बहुमत आएगा कहाँ से, फिर वो क्या करते हैं, कुछ पार्टियां, क्षेत्रीय दल, जो राष्ट्रीय दल होते हैं, वो मिलकर आपस में क्या करते हैं, सरकार चलाते हैं, सरकार बनाते हैं, उसे बोलते हैं मिली जुली सरकार या गठबंधन की सरकार। अब गठबंधन दो प्रकार का होता है, एक तो चुनाव से पहले का, यानी चुनाव लड़ने से पहले ही वो गठबंधन बनाते हैं और मिलकर चुनाव लड़ते हैं। एक होता है चुनाव के बाद, यानी चुनाव के बाद जब किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, फिर वो क्या करते हैं, कुछ दल मिलकर क्या करते हैं, बहुमत को पूरा करते हैं, एक साझा कार्यक्रम तैयार करते हैं और फिर वो सरकार बनाते हैं, सरकार को चलाते हैं, उसे बोलते हैं चुनाव के बाद का गठबंधन। अब आगे हम इसके बारे में और पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक आता है भारत के अंदर, क्योंकि हम भारतीय हैं, भारत की राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो भारत के बारे में चर्चा करेंगे। हम पढ़ते हैं कि भारतीय राजनीति में, भारतीय राजनीति में जो गठबंधन है, यानी गठबंधन की राजनीति का उदय कब हुआ था, राजनीति का उदय के बारे, उदय यानी उसकी शुरुआत के बारे में पढ़ने वाले हम। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखना, उसकी शुरुआत के बारे में हम पढ़ने वाले, कैसे उदय हुआ था उसका। देखो हम अगर चर्चा करें, जब हम स्वतंत्र हुए थे उस टाइम जो एक प्रभुत्वशाली दल था वो कौन सा था, प्रभुत्वशाली दल वो था कांग्रेस, तो सबसे ज्यादा प्रभुत्व कांग्रेस का था। ठीक है, और हम बात करें जो शुरुआत के जो 3 आम चुनाव हुए थे, उसके अंदर जो सबसे बड़ी दल था, सबसे बड़ा दल वो था कांग्रेस। इसका मतलब कांग्रेस को बहुमत मिलता था, कांग्रेस को क्या मिलता था, बहुमत, यानी लगभग राज्यों में भी, सभी राज्यों में बहुमत था लगभग, और केंद्र में बहुमत था। इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, कांग्रेस क्या कर रही थी, बहुमत मिल रहा था और अपनी सरकार बना रही थी, तो गठबंधन की तो आवश्यकता ही नहीं है, मिली जुली सरकार की। तो जब एक ही दल को जब बहुमत मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में वो सरकार बना रही थी बस। और जो प्रारंभ के जो 3 चुनाव थे, जो आम चुनाव थे, तीनों आम चुनाव में क्या मिल रहा था, बहुमत प्राप्त हो रहा था। जैसे पहले हमारे जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली था। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया था। कांग्रेस एक 1885 के अंदर बनी थी, कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, 1885 के अंदर कांग्रेस का गठन किया गया था। तो कांग्रेस का एक प्राचीन दल था, एक प्रभुत्वशाली दल था, और उसके अंदर जो राजनीतिज्ञ थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे, यानी बड़े बड़े राजनीतिज्ञ थे, बड़े बड़े बुद्धिजीवी थे, जिन्होंने संविधान सभा के अंदर भी बहुत बड़ा योगदान दिया था। इसका मतलब ये दल था, ये सबसे बड़े रूप में दल था। ठीक है, तो उनको बहुमत मिल रहा था, उनको बहुमत प्राप्त हो रहा था, और बहुमत प्राप्त हो रहा तो कांग्रेस सरकार बना रही थी। लेकिन हुआ क्या, हम पढ़ रहे उदय कैसे हुआ, फिर हम कहेंगे कि फरवरी 1967 की बात करते हैं। देखो फरवरी 1967 में क्या हुआ, फरवरी 1967 में जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव के अंदर बहुत से राज्यों में
कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत। देखो 1967 के अंदर क्या था, केंद्र में तो कांग्रेस थी क्योंकि 1977 तक कांग्रेस का प्रभुत्व रहता है, लेकिन बहुत से राज्यों के अंदर क्या हुआ, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इसका मतलब वो सरकार नहीं बना पाई और किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस को क्या, किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला कि वो अपनी सरकार चला सके। ठीक है, अब ये चुनाव है तो इसके अंदर बात करें हम राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश। हम बात करते हैं राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश। इन राज्यों के अंदर क्या हुआ था, इन राज्यों में बहुमत नहीं मिला था, लेकिन कांग्रेस बड़े दल के रूप में थी, कांग्रेस बड़े दल के रूप में उभरी थी। बड़े दल के रूप में इसका मतलब सीटें तो उसको ज्यादा मिली थी लेकिन बहुमत नहीं मिला था। जैसे मान लो किसी को 50 मिल गई, किसी को 40 मिल गई, किसी को 20 मिल गई, इसका मतलब 50 सीटें है तो ज्यादा ना तभी से, लेकिन बहुमत के लिए तो जैसे मान लेते हैं 60 सीटें चाहिए, तो बहुमत तो नहीं मिला। यानी एक बड़े दल के रूप में उभरी थी कांग्रेस, यानी बड़े दल के रूप में ज्यादा सीटें, सभी दलों से उसको ज्यादा सीटें मिली थी, लेकिन सरकार बनाने के लिए जितना बहुमत चाहिए उतना बहुमत नहीं मिल पाया था राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश में। तो फिर क्या हुआ, फिर इनमें क्या बनी, मिली जुली, यानी जो कांग्रेस थी उन्होंने क्या किया, अन्य दलों को भी अपने अंदर शामिल कर लिया, यानी उनके साथ एक साझा कार्यक्रम तैयार किया, उनके साथ समझौता किया। ये तो बात करते हैं राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश की। हम बात करें केरल, उड़ीसा और तमिलनाडु की। हम 1967 की बात कर रहे हैं अभी। केरल, उड़ीसा और तमिलनाडु, इन राज्यों में देखो राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश में तो चलो कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था, लेकिन वो एक बड़े दल के रूप में तो उभरी थी ना, यानी सीटें तो ज्यादा मिली थी। लेकिन केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु ऐसे राज्य जिसमें कांग्रेस को कम सीटें मिली थी, यानी बड़े दल के रूप में नहीं थी, यानी कांग्रेस को क्या मिली थी, बिल्कुल ही कम सीटें प्राप्त हुई थी। हम 1967 की यानी गठबंधन की राजनीति चली कैसे थी इसकी बात कर रहे हैं मुद्दे। देखो 1967 से पहले की बात करें, केंद्र में तो कांग्रेस थी, राज्यों में भी लगभग कांग्रेस को बहुमत मिल रहा था, यानी कांग्रेस अपनी सरकार बना रही थी। लेकिन फरवरी 1967 में पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में किसी को भी बहुमत नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली थी। तो उसने क्या किया, अन्य दलों को अपने, क्षेत्रीय दलों को अपने साथ मिलाया और साथ मिलाकर सरकार बनाई, यानी मिली जुली सरकार या गठबंधन की राजनीति शुरू हो चुकी है। केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु में तो कांग्रेस को सबसे यानी कम ही सीटें मिली थी, यानी बड़े दल के रूप में नहीं उभरी वो। ठीक है, यहां से शुरू होती है हमारे गठबंधन की राजनीति, क्योंकि इन राज्यों में पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया, तो फिर दलों ने क्या किया, एक से ज्यादा दलों को मिलाकर मिली जुली सरकार या गठबंधन की सरकार बनाई थी। अब हम बात करते हैं, तो राज्यों की बात होगी, अब बात करते हैं हम केंद्र की। केंद्र में कैसे उदय हुआ था, देखो केंद्र में हमने अभी बताया था 1977 तक कांग्रेस का प्रभुत्व था, केंद्र में कांग्रेस का प्रभुत्व, यानी कांग्रेस को क्या मिल रही थी, यानी जो प्रधानमंत्री बन रहा था वो कांग्रेस का ही बन रहा था, क्योंकि बहुमत कांग्रेस को प्राप्त था केंद्र के अंदर, सेंटर में। जब शुरुआत प्रारंभ के तीनों चुनाव हुए थे उनके द्वारा जितने भी जो सीटें मिली, जैसे 1952 से 1957, 1957 से 1962 और 1962 से 1967, यानी जितने भी चुनाव हो रहे थे वो 1977 तक जितने चुनाव हुए थे वो सारे के सारे जो प्रधानमंत्री बना रहे थे वो कांग्रेस के बना रहे थे, क्यों कांग्रेस को बहुमत प्राप्त होता है। लेकिन 1977 में क्या हुआ, 1977 में कांग्रेस हार चुकी थी, 1977 में जो चुनाव हुआ था ना उसमें कांग्रेस हार चुकी थी, कांग्रेस की हार हुई थी और इसके स्थान पर सरकार बनी थी एक जनता पार्टी की सरकार। किसकी सरकार बनी थी, जनता पार्टी की सरकार। यानी उससे पहले 1970 से पहले केंद्र में जितनी भी सरकार बनी थी ना, जितने भी चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस का ही प्रभुत्व रहा था और कांग्रेस ही अपने दल के जो नेता थे उसको प्रधानमंत्री रूप में नियुक्त करते रहे, अपनी सरकार बनाते रहे। लेकिन 1977 के अंदर जनता पार्टी की सरकार बनी और उसके प्रधानमंत्री जो बनाए गए थे, प्रधानमंत्री वो बने थे मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। ठीक है, बात समझे ना। यानी आप ये भी कह सकते हो, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे भारत के, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी
देसाई। इसका मतलब 1977 से पहले जितने भी प्रधानमंत्री बन रहे थे वो कांग्रेस के बन रहे थे, लेकिन 1977 में वो मोरारजी देसाई थे वो कांग्रेस के नहीं थे, यानी प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जो जनता पार्टी से संबंधित थे। और जनता पार्टी थी ना, वो भी एक तरह की गठबंधन या मिलीजुली सरकार थी, मिलीजुली सरकार थी। तो कहते हैं इसके अंदर 5 दलों ने मिलकर यह जनता पार्टी का गठन किया था। ठीक है, तो इसका मतलब दल तो 5 हो गए, तो ये मिलीजुली या गठबंधन की ही राजनीति मानी जाती है। इसके आगे हम कुलदीप नायक की एक परिभाषा भी पढ़ेंगे जो 1979 में दी थी। पहले आप इसके बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ लेते हैं, फिर उसको डिटेल से भी पढ़ेंगे आगे हम। एक बार तो हम उद्योग की बात कर रहे हैं, तो जैसे 1967 में पंजाब हरियाणा, तो पंजाब था, राजस्थान था, यूपी था, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु के बारे में पढ़ चुके हैं। उसमें गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई थी। केंद्र में 1977 के अंदर कांग्रेस हार चुकी थी, इसका मतलब कांग्रेस का बहुमत नहीं मिल पाया था। तो किसको बहुमत मिला था? जनता पार्टी को। जनता पार्टी का नेता कौन था? मोरारजी देसाई। उसको क्या बनाया गया था? प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त। उसके बाद हम बात करें, ये जो 11वीं से लेकर 11वीं लोकसभा से लेकर जो 15वीं लोकसभा थी, यानी 15वीं लोकसभा तक जो सरकार बनाई गई थी वो गठबंधन की सरकार थी, यानी किसी को बहुमत ही नहीं मिला था। 11वीं लोकसभा से लेकर 15वीं लोकसभा तक किसी को बहुमत नहीं मिला था। यानी इसका मतलब इसके जो 11वीं से 15वीं तक, जो 11वीं से 15, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, यानी 5 लोकसभा के अंदर मिली थी मिलीजुली सरकार। किसी को बहुमत नहीं मिल पाया था, किसी सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया था। इसका मतलब इकट्ठे कह दें तो हम 11वीं से लेकर 15वीं लोकसभा तक जितनी भी केंद्र में सरकार बनी थी, वो लोकसभा गठित हुई थी, वो टोटल मिलीजुली सरकार के द्वारा हुई थी, यानी गठबंधन से द्वारा, यानी एक साझा कार्यक्रम बनाया गया था, उसके द्वारा सरकार का निर्माण किया गया था। हम बात करें, देखो इसके अंदर उद्योग के अंदर और बात करें हम, उद्योग तो हो चुका है 1977 के अंदर, और ये भी पढ़ चुके हैं 11वीं से लेकर 15वीं तक। जितनी भी आप लोकसभा पढ़ने वाले हो पढ़ेंगे, आगे टोटल करेंगे। लेकिन एक बार तो आपको बता रहे हैं, 11वीं से लेकर 15वीं लोकसभा तक किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला कि वो अपनी सरकार बना पाए। देखो मई 1996 की बात करते हैं, 1996। देखो इसके अंदर जो सरकार बनाई थी वो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा बनाई गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी। और इसी अटल बिहारी वाजपेयी, इनकी जो सरकार चली थी वो 13 दिन चली थी सिर्फ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था जब तक बहुमत नहीं होगा तब तक सरकार तो उन्होंने बना ली, लेकिन ये बहुमत साबित नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए? बहुमत साबित नहीं कर पाए। देखो हमने इसके बारे में चर्चा की थी, ये जो सबसे बड़ा दल होता है ना, चाहे उसको बहुमत न मिले, लेकिन सबसे बड़े दल को राष्ट्रपति क्या कर देता है? उसके नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर देता है। उसके बाद राष्ट्रपति क्या कहता है? उसको कुछ टाइम समय देता है, इतने समय के अंदर आपको बहुमत साबित करना है। अगर उतने समय में वो बहुमत साबित नहीं कर पाता, यानी सरकार चलाने के लिए जितने सीटें चाहिए उतनी वो साबित नहीं कर पाता, इतनी सीटें वो प्राप्त नहीं कर पाता, तो ऐसी स्थिति में उसको क्या देना पड़ता है? इस्तीफा देना पड़ता है। तो इन्होंने क्या किया? अटल बिहारी वाजपेयी ने मई 1996 में क्या किया था? इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि वो बहुमत साबित नहीं कर पाए, बहुमत साबित नहीं कर पाए, और उनकी सरकार चली थी वो सिर्फ 13 दिन ही चली थी। उसके बाद सरकार चली 13 दिन, उसके बाद बने थे हमारे प्रधानमंत्री देवगौड़ा, कांग्रेस के समर्थन से, तो संयुक्त मोर्चे की सरकार थी। इन्होंने इस्तीफा दे दिया, फिर कांग्रेस ने भारी समर्थन दिया, कांग्रेस ने बाहरी समर्थन के द्वारा राष्ट्रीय मोर्चा, यानी राष्ट्रीय मोर्चा को समर्थन दिया कांग्रेस, और समर्थन देकर एच डी देवगौड़ा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए थे, 10 माह तक ही रहे थे। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस ने क्या किया? जो अपना समर्थन था वो वापस ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री को ये देवगौड़ा वो पसंद नहीं करते थे वो, यानी प्रधानमंत्री के बदलने के विचार मुद्दे पर उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। फिर उसके स्थान पर, फिर देवगौड़ा के स्थान पर जो प्रधानमंत्री बने थे वो बने थे गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल। यानी देखो अपने पढ़ा था जो संसदीय शासन प्रणाली होती है ना, उसके अंदर सरकार होती है वो अस्थायी होती है,
का कारण होता है, क्योंकि बहुमत नहीं होता तो उसको बार बार इस्तीफा देना पड़ता है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने 13 दिन के बाद इस्तीफा दिया। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने, जो कांग्रेस से भारी समर्थन से चल रही थी, ठीक है, समर्थन दे रहा था, तब तक तो बहुमत पूरा था, लेकिन उन्होंने क्या किया, देवगौड़ा के विचार के ऊपर प्रधानमंत्री के मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा था हम प्रधानमंत्री बदलना चाहते हैं, अगर आप नहीं बदलोगे तो हम समर्थन वापस ले रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, समर्थन वापस ले लिया, तो राष्ट्र जो देवगौड़ा उसको इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि समर्थन वापस लिया तो सीटें कम हो गई, यानी बहुमत की सीटें रही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, देवगौड़ा ने इस्तीफा दे दिया, उसके स्थान पर जो प्रधानमंत्री बने थे वो इंद्र कुमार गुजराल बने थे। ठीक है, उसके बाद आगे हम चर्चा करें। देखो, हम बात करते हैं दो महत्वपूर्ण गठबंधन की, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे हम। हमारे यहाँ पर क्या है, दो महत्वपूर्ण गठबंधन है, महत्वपूर्ण गठबंधन। तो दो महत्वपूर्ण गठबंधन है, एक तो बात करोगे आप यूपीए की और एक बात करोगे आप एनडीए की, यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन बनाया गया था ना, ये कांग्रेस के नेतृत्व में बनाया गया था, कांग्रेस के नेतृत्व। इसका मतलब कांग्रेस ने अपने नेतृत्व में जो आपकी संयुक्त प्रगतिशील एक गठबंधन बना लिया। अब वर्तमान में कांग्रेस चुनाव लड़ती है ना, वो यूपीए के रूप में लड़ती है, यानी उसके जितने दल उसके पास होते हैं वो सभी दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, यानी कांग्रेस का जो महत्वपूर्ण गठबंधन है, जो कांग्रेस के नेतृत्व में, अगर आपसे पूछो तो आप क्या होगे, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी एक गठबंधन बना रखा है, उसको भी हम बोलते हैं, उसके अंदर आता है एनडीए। ठीक है, क्या आता है, एनडीए का आता है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। यानी आप अपने भारत के अंदर ये दो महत्वपूर्ण गठबंधन की चर्चा करेंगे, जो भी चुनाव हो रहे हैं, और हम 16वीं लोकसभा की भी बात करेंगे। 16वीं लोकसभा के अंदर चुनाव हुए थे, वहां पर यूपीए को कितनी सीटें मिली थी, एनडीए को कितनी सीटें मिली थी। इसका मतलब जो कांग्रेस के नेतृत्व में जो गठबंधन बनाया गया था वो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन था, यूपीए था, और जो ये बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी। जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनाया गया था वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए था। वर्तमान में एनडीए की सरकार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मिलकर कुछ दलों को मिलाकर एक गठबंधन बना दिया, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। कांग्रेस ने भी कुछ दलों को अपने साथ लेकर एक गठबंधन बना दिया, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। इनकी हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं। ये बात समझ आ गई ना आपको। दो, अगर आपसे पूछे वर्तमान में हमारे भारत में दो महत्वपूर्ण गठबंधन कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे जी एक तो यूपीए है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन है, जिसका नेतृत्व किसका है, कांग्रेस का नेतृत्व है। एक दूसरा गठबंधन है एनडीए है, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, उसका जो नेतृत्व करता है वो कौन करता है, भारतीय जनता पार्टी करती है। अब आगे हमारा प्रश्न आता है गठबंधन सरकारों का इतिहास। मेरा टॉपिक आता है गठबंधन सरकारों का। अब हम इतिहास के बारे में जो हमने जो कुछ पढ़ा उसके बारे में टोटल चर्चा करेंगे हम। ठीक है, हमने पढ़ा था 1977 में। 1977 में क्या हुआ था, कांग्रेस हार चुकी थी, कांग्रेस हार गई थी। ठीक है, उसके स्थान पर जो जीता था सरकार किसकी बनी थी, जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी का जो पीएम प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था, मोरारजी देसाई को बनाया गया था। क्योंकि मैंने अपने पहले भी चर्चा कर चुके हैं हम। ठीक है, जब हमने व्यवस्थापिका कार्यपालिका पढ़ी थी ना, उसमें चर्चा कर चुके हैं हम कि जो प्रधानमंत्री होता है ना, वो उस दल का नेता होता है। जिस दल की सरकार बनती है ना, जिस बहुमत दल की, उसी दल का नेता होता है, उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो यहाँ पर जनता पार्टी का नेता कौन था, मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया था राष्ट्रपति के। इसका मतलब प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी है ये। कहते हैं भी जनता पार्टी भी क्या थी, एक मिली जुली सरकार के रूप में काम करती थी, यानी मिली जुली सरकार के रूप में काम करती थी। और इसके अंदर एक था जो इंडियन एक्सप्रेस हमारे यहाँ
इंडियन एक्सप्रेस एक न्यूज़पेपर था। उस न्यूज़पेपर में कुलदीप नायर ने एक बात लिखी थी जनता पार्टी के लिए 21 अप्रैल 1979 को। मैंने कहा था ना इसके बारे में हम एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे। देखो हमने पढ़ा था भी कांग्रेस हार चुकी थी, वहां पर जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो प्रधानमंत्री बनाए गए थे वो मोरारजी देसाई को बनाए गए थे, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, और ये भी एक मिली जुली सरकार के रूप में काम करती थी। तो इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर था उसके अंदर कुलदीप नायर ने 21 अप्रैल 1979 को एक अपने लेख में कुछ लिखा था। उन्होंने कहा था भी जनता पार्टी की स्थिति भी एक मिली जुली सरकार की तरह है। ये बात कुलदीप नायर ने कही थी। उन्होंने कहा था भी अगर जनता पार्टी की हम बात करें, सरकार तो जनता पार्टी गई थी लेकिन वो भी एक मिली जुली सरकार की तरह व्यवहार करती थी, यानी उसकी स्थिति भी मिली जुली, जैसे मिली जुली सरकार होती है ना, उसी तरह जनता पार्टी की 5 पार्टियों ने मिलकर ये जनता पार्टी का गठन किया था। तो उसका मतलब ये भी एक मिली जुली सरकार के रूप में ही कार्य करती थी, उसकी तरह ही है। ये कही थी कुलदीप नायर ने बात इंडियन एक्सप्रेस में 21 अप्रैल 1979 को। आपके बुक में है इसलिए आपको ये थोड़ी बात याद रखनी है, ठीक है। कुलदीप नायर ने जनता पार्टी को भी एक मिली जुली सरकार की उपाधि दी थी। तो जनता पार्टी है वो भी क्या है, एक मिली जुली सरकार है, ठीक है, यानी उसकी देसी है। अब क्या हुआ अब ये जनता पार्टी सरकार तो बना ली थी इन्होंने 1977 में जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी, लेकिन दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर सदस्यता के मुद्दे को लेकर इनमें अनबन हो गई आपस में, जनता पार्टी के अंदर ही आपस में अनबन हो गई, ठीक है। इसके कारण क्या हुई, कुछ पार्टी छोड़कर चली गई, इन्होंने समर्थन वापस ले लिया, यानी उसके अंदर ही टुकड़े हो गए जनता पार्टी के अंदर। तो 1979 के अंदर क्या हुआ, इनको ये सरकार गिर गई, यानी सिर्फ 2 साल ही सरकार चली थी, सरकार गिर गई 1979 के अंदर, क्योंकि दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर उनके आपस में समर्थन नहीं बन पाया, ठीक है। उसके बाद जो सरकार बनी थी वो चौधरी चरण सिंह की बनी थी। किसकी बनी थी, चौधरी चरण सिंह, क्योंकि इसकी सरकार गिर गई तो फिर प्रधानमंत्री बनाए गए थे वो चौधरी चरण सिंह के द्वारा बनाए गए थे कांग्रेस का समर्थन से, और वो सरकार थी कांग्रेस का समर्थन से ये प्रधानमंत्री बने थे, कांग्रेस के समर्थन से इसको प्रधानमंत्री बनाया गया था। और एक ध्यान रखना, ये ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया, यानी कुछ बातें जो आपको फैक्ट याद रखें, जैसे मैंने आपको मोरारजी देसाई के रूप में बताया था, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है। चौधरी चरण सिंह वो थे जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया, यानी लोकसभा का सामना करने से पहले उनको इस्तीफा देना पड़ा, ठीक है। यानी फिर उन्होंने क्या किया, यानी कुछ टाइम उनकी सरकार चली थी, तो चौधरी चरण सिंह का कांग्रेस ने समर्थन दे रखा था, और जैसे ही कांग्रेस ने समर्थन वापस लिया, इनको क्या देना पड़ा, इस्तीफा देना, यानी कांग्रेस के समर्थन से तो उन्होंने सरकार चला रखी थी, कांग्रेस ने समर्थन दिया तभी तो उनकी सीटें पूरी हुई थी, और जैसे ही उन्होंने समर्थन वापस लिया चौधरी चरण सिंह को क्या करना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा, उनकी सरकार गिर चुकी थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़े, 1980 तक पहुंच गए। अब बात करते हैं हम 1980 से लेकर 1989 तक। 1980 से 1989 तक क्या रहा था, फिर कांग्रेस का प्रभुत्व रहा था, क्योंकि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, ठीक है। इंदिरा गांधी 31 अक्टूबर, यानी वो पूरे महीने की तनख्वाह लेकर मरी थी, यानी कहने का मतलब 31 अक्टूबर 1984 में उनकी हत्या हुई थी, और 1984 के अंदर कांग्रेस को सबसे ज्यादा बहुमत मिला था, जिसमें राजीव गांधी क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे, यानी उसके नेता थे वो कांग्रेस के राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के बाद फिर उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो 1980 से लेकर 89 तक कांग्रेस का क्या रहा था, प्रभुत्व रहा था। अब 1989 के बाद की चर्चा करते हैं, यहाँ तक तो कांग्रेस का प्रभुत्व रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस को बहुमत मिल रहा था, और यानी 1980 के अंदर उसकी सरकार गिरी थी,
1980 के अंदर जो चौधरी चरण सिंह थे वो इस्तीफा दे दिया था। फिर 1980 में चुनाव हुए थे तो 1984 तक रही थी इंदिरा गांधी फिर, ठीक है। 1984 में इंदिरा गांधी को मार दिया गया था। उसके स्थान पर बाद में कौन बने था अपने? राजीव गांधी। फिर राजीव गांधी क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। ये रहे थे 1989 तक। फिर 1989 के अंदर फिर मिली जुली सरकार का मुद्दा चल पड़ता है, यानी राष्ट्रीय मोर्चा सरकार बनी थी। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी थी, जो जिसमें 2 दल सम्मिलित थे। यानी देखो मिली जुली सरकार होता है मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं। यानी राष्ट्रीय मोर्चा सरकार बनाई थी, उसमें 2 दल जाते शामिल थे और भाजपा के समर्थन पर सरकार गिर गई थी। यानी भाजपा ने समर्थन वापिस ले लिया था, ठीक है। 2 दल थे। 1990 में क्या ले लिया? भाजपा ने समर्थन वापिस ले लिया, यानी भाजपा ने समर्थन दे रखा था और राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार चल रही थी और वीपी सिंह इसके प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री कौन थे? वीपी सिंह है, ठीक है। यानी भाजपा के समर्थन से ये सरकार चल रही थी, क्योंकि 1989 के बाद 1989 में किसी को बहुमत नहीं मिला जो चुनाव हुआ था। उसके अंदर राष्ट्रीय मोर्चा को सरकार बनाने का मौका मिला था और इसके अंदर 2 दलों ने मिलकर सरकार बनाई थी। उसके अंदर भाजपा ने समर्थन दे रखा था और भाजपा ने जैसे ही समर्थन वापस लिया वैसे यानी इसके प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह। वीपी सिंह को क्या देना पड़ा था? इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम 11वीं लोकसभा की, और ये तो पढ़ ही चुके हैं हम। 11वीं से लेकर 15वीं तक जितनी भी लोकसभा थी वो टोटल क्या थी? मिली जुली सरकार या गठबंधन की राजनीति में। देखो 11वीं लोकसभा में भी क्या हुआ था? 11वीं लोकसभा में किसी दल को बहुमत नहीं मिला था, किसी दल को बहुमत नहीं मिला था। इसका मतलब कौन सी सरकार बनी थी? मिली जुली सरकार का निर्माण हुआ था। मिली जुली सरकार बनाई गई थी। वो बनाई गई थी अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। किसके द्वारा बनाई गई थी? भाजपा ने बनाई थी, भाजपा ने। उसके अंदर दल शामिल थे, एक तो था अकाली दल, एक था शिवसेना। देखो मिली जुली सरकार क्या होती है? एक से ज्यादा दल ही होते हैं। तो अकाली दल, शिवसेना और हरियाणा विकास पार्टी एक थी, हाँ हरियाणा विकास पार्टी। यानी इन दलों ने मिलकर क्या बनाई थी? सरकार का निर्माण किया था, भाजपा ने किया था। और इसके अंदर जो राष्ट्रपति बने थे, पीएम बने थे, वो कौन बने थे? अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन इनको क्या किया गया था? अकाली दल। इनको राष्ट्रपति ने टाइम दिया था, इतने टाइम में आपको बहुमत साबित करना है। लेकिन कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुमत साबित नहीं कर पाए, तो 13 दिन के बाद उन्होंने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। इसका मतलब ध्यान रखना, जो अब पढ़ चुके हैं 1996 के अंदर। अगर आपसे पूछे जो राष्ट्रीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया था वो किस कारण दिया था? क्योंकि बहुमत साबित नहीं हो पाया था, ठीक है। वैसे तो दल थी तो मिली जुली सरकार, भाजपा, अकाली दल, शिवसेना, हरियाणा विकास पार्टी ने मिलकर एक सरकार बनाई थी, लेकिन बहुमत पूरा नहीं हो पाया था उनका। सीटें पूरी नहीं हो पाई जितनी सरकार चलाने के लिए आवश्यक है। इसलिए उन्होंने क्या किया? 13 दिन के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद हम पढ़ चुके हैं कि फिर कांग्रेस के बाहरी समर्थन से क्या हुआ था? कांग्रेस के बाहरी समर्थन से, यानी कांग्रेस के समर्थन से फिर बने थे एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री। लेकिन इस प्रधानमंत्री के पद को लेकर यानी व्यक्ति को लेकर कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। कांग्रेस ने क्या किया? समर्थन वापस ले लिया। जैसे ही कांग्रेस ने समर्थन वापस लिया वैसे ही देवगौड़ा को इस्तीफा देना पड़ा और फिर जो प्रधानमंत्री थे बने थे वो इंद्र कुमार गुजराल बने थे। इंद्र कुमार गुजराल, बात समझ रहे हो ना? पहले तो बने थे 11वीं लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी, जो भाजपा, अकाली दल, शिवसेना, हरियाणा विकास पार्टी के साथ मिलीजुली सरकार बनाई थी, लेकिन 13 दिन के बाद इस्तीफा दिया। फिर कांग्रेस के बाहरी समर्थन थे एचडी देवगौड़ा रहे थे, वो सिर्फ 10 माह ही रहे थे। कितने माह रहे थे? 10 माह प्रधानमंत्री। 10 माह प्रधानमंत्री होने के बाद उसके बाद उनकी कांग्रेस ने समर्थन वापस लिया। समर्थन वापस लेने के बाद देवगौड़ा जी के बाद स्थान पर बने इंद्र कुमार गुजराल। और इसके बारे में बता देते हैं
HD देवगौड़ा जब प्रधानमंत्री बने थे, दिखाई दे रहा है क्या आपको? इधर ही लिख देता हूँ। यानी HD देवगौड़ा, HD देवगौड़ा ने जो सरकार बनाई थी ना, उसके सरकार में टोटल 13 दलों ने मिलकर सरकार बनाई थी। तो 13 दल है, इसका मतलब मिलीजुली सरकार है ये। और इंदर कुमार गुजराल ने जो सरकार बनाई थी, इंदर कुमार गुजराल ने, उसकी सरकार में टोटल 15 दल शामिल थे। तो थोड़ी बातें याद रखना भी। HD देवगौड़ा की सरकार में 13 दल शामिल थे और इंदर कुमार गुजराल की सरकार में 15 दल शामिल थे। इसका मतलब इसने 13 दलों को मिलाकर सरकार बनाई थी देवगौड़ा जी ने। इंदर कुमार गुजराल ने बनाई थी और टोटल 15 दलों को मिलाकर सरकार बनाई थी। उसके बाद बात करते हैं 12वीं लोकसभा की। देखो 12वीं लोकसभा में क्या हुआ था। 12वीं लोकसभा, इसके अंदर टोटल 18 दलों ने मिलकर सरकार बनाई थी। यानी 12वीं लोकसभा में क्या हुआ था, 18 दलों ने मिलकर एक NDA बनाया था। इसका मतलब NDA क्या था? NDA हमने पढ़ा था राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ये भाजपा के नेतृत्व में था। NDA ने सरकार बनाई थी। इसके अंदर टोटल कितने दल शामिल थे? 18 दल शामिल थे। और ये बनाई गई थी अपने अप्रैल 1999 में। और अप्रैल 1999 के अंदर इसके अंदर जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे, भाजपा के नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी। देखो अटल बिहारी वाजपेयी को जो इन दलों ने समर्थन दिया था, इसका कारण था क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति थे, उनका व्यक्तित्व था वो बहुत उच्च नैतिक थे वो, और इनका जो कार्य प्रणाली थी वो सभी को साथ लेकर चलने की थी, सभी को साथ लेकर चलने की, यानी एक अच्छा नेता थे ये। अटल बिहारी वाजपेयी थे ना, वो बहुत अच्छे नेता थे। वो सभी दलों को साथ लेकर चलते थे, अपने नहीं चलाते थे, यानी मनमानी नहीं करते थे, तानाशाही नहीं थे। ठीक है, उनकी जो एक मंशा थी सभी दलों को साथ लेकर चला जाए। इसी कारण इनको क्या हुआ था, 18 दलों ने समर्थन दिया था और NDA का निर्माण हुआ था, यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? हम 12वीं लोकसभा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 12वीं लोकसभा की। लेकिन फिर इनके खिलाफ आया एक अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। और इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, हमने कहा था संसद के अंदर पढ़ा था ना हमने, अविश्वास प्रस्ताव आता है वो विपक्ष लेके आता है, और इसके अंदर ये होता है भी आपके पास बहुमत नहीं है फिर भी आप सरकार चला रहे हो। और मैंने आपको कहा था अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। तो यही बात हुआ, ये पारित हो गया और सरकार को यानी अटल बिहारी वाजपेयी ने फिर क्या किया, 1999 में इस्तीफा दे दिया। यानी अप्रैल 1999 में उसको इस्तीफा देना पड़ा, उसकी सरकार फिर गिर गई थी। तो उसके बाद आता है 13वीं लोकसभा की बात, ये तो होगी 12वीं लोकसभा। अब बात करते हैं हम 13वीं लोकसभा की। यानी 12वीं लोकसभा अटल बिहारी वाजपेयी, NDA का निर्माण हुआ था भाजपा के नेतृत्व में। अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाया गया था, लेकिन उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया। अविश्वास प्रस्ताव के कारण उनको क्या देना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा, यानी उनकी सरकार गिर चुकी थी। अब आती है 13वीं लोकसभा। 13वीं लोकसभा में क्या हुआ था इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो 13वीं लोकसभा थी ना, उसके अंदर अटल बिहारी वाजपेयी फिर प्रधानमंत्री बनाए गए थे। 13वीं लोकसभा में टोटल दल थे ना वो 20 दलों से मिलकर, टोटल दल कितने से थे, 20 दल थे। क्यों? क्योंकि जब आपने यही तो बात की थी 11वीं से लेकर 15वीं तक जितनी भी लोकसभा थे वो सारे क्या थे, मिलीजुली सरकार थी। यानी 13वीं लोकसभा में टोटल 20 दलों ने मिलकर क्या की थी, सरकार बनाई थी, और इसके प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी यानी इसने क्या है, पूरे 5 साल काम किया था। उसके बाद जो 14वीं लोकसभा, 14वीं लोकसभा और 15वीं लोकसभा, इनके लिए जो चुनाव हुए थे उनमें सबसे बड़ा दल बना था कांग्रेस। आपको पता है ना, उनके जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे वो किसको बनाए गए थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। यानी ये पूरे 10 साल रहे थे, यानी 14वीं 15वीं लोकसभा के प्रधानमंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। अगर हम डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करें तो ये RBI के गवर्नर रह चुके हैं। RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक के क्या रह चुके हैं, गवर्नर रह चुके हैं। और ये क्या है, एक अर्थशास्त्री थे।
यानी ये क्या एक अर्थशास्त्री थे, और ये उससे पहले विदेश मंत्री भी रह चुके हैं हमारे, ठीक है, वित्त मंत्री विदेश मंत्री के बारे में चर्चा करते, क्योंकि ये अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्र का उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान था। और ये आरबीआई ने भारतीय जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके गवर्नर भी रह चुके हैं। इनको 14वीं और 15वीं लोकसभा में क्या बनाया गया था, प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। और 15वीं लोकसभा में तो क्या हुआ था, 15वीं लोकसभा में, तो 15वीं लोकसभा के अंदर यूपीए यानी जो कांग्रेस थी, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन था, जो बात की थी ना, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को टोटल 206 सीटें मिली थी। कितने सीटें मिली थी, 206। मैं बात कर रहा हूँ 15वीं लोकसभा की, यानी इनकी सीटों में सुधार हुआ था, यानी अब कांग्रेस और ज्यादा थोड़ी शक्तिशाली हो चुकी है, ठीक है, यानी 206 सीटों तक वो अकेली कांग्रेस ले गई थी। उसके बाद तो बाकी दल भी शामिल थे, वो भी ले रहे थे, लेकिन अकेली कांग्रेस को 206 सीटें मिली थी, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं 16वीं और 17वीं लोकसभा की बात। तो हम बात 16वीं और 17वीं तो पता ही है आपको, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में 16वीं और 17वीं। और 16वीं लोकसभा में क्या हुआ था, जो एनडीए था यानी भाजपा के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन था उसको क्या मिली थी, सबसे ज्यादा सीटें मिली थी और भाजपा की सरकार बन गई थी। यानी इसके जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे वो नरेंद्र मोदी जी बनाए गए थे, नरेंद्र, ठीक है। और ये 1984 के बाद, यानी एक तो 1984 का आपको आंकड़ा ध्यान रखना है, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था, तो पूर्ण बहुमत मिला था, बहुत ज्यादा सीटें आई थी। और एक अप्रत्यो 16वीं लोकसभा, या इसके अंदर भाजपा को बहुत ज्यादा सीटें आई थी, 17वीं में भी बहुत ज्यादा आई थी, लेकिन हम बात करते हैं 1983 के बाद ये पहली घटना थी जिसमें किसी दल को इतनी सीटें मिली थी, यानी इतने व्यक्ति उतने उम्मीदवार उनके जीतकर सरकार बनाई थी, यानी भाजपा को अकेला ही पूर्ण बहुमत मिल गया। वैसे तो ये एनडीए है पूरा गठबंधन की बात करें, क्योंकि अन्य दल भी इसके अंदर शामिल है, शिवसेना, अकाली दल वगैरह हम बात करते हैं, लेकिन अगर हम अकेली भाजपा की बात करें तो भाजपा को बहुत ज्यादा सीटें प्राप्त हुई थी, ठीक है। और इन सीटों के बारे में जो चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, 16वीं लोकसभा में भाजपा को कौन कौन से दल शामिल थे, कितनी कितनी सीटें प्राप्त हुई थी, यानी उनको पूर्ण बहुमत साबित प्राप्त हुआ था। 1984 के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत मिला था, क्योंकि मैंने बता चुका हूँ आपको 11वीं से लेकर 15वीं तक जो सरकार बनी थी वो मिली जुली सरकार थी। जैसे ही 16वीं लोकसभा आई, कौन सी लोकसभा आई, 16वीं, उसके अंदर पूर्ण बहुमत हो चुका था भाजपा को, इसका मतलब उसके अब मिली जुली सरकार नहीं है बल्कि पूर्ण बहुमत से सरकार है भाजपा की, ठीक है। उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। यहाँ तक इतना ही, थैंक यू।